अब ये देखो बार मैग्नेट है, ऐसा इस कंडक्टिंग लूप में जा रहा है। अगेन जब ये कंडक्टिंग लूप में जा रहा है तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो आप देखो जब स्लाइडर इधर जा रहा है तो लूप का 1 का एरिया कम हो रहा है। अगर लूप 1 का एरिया कम हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए अब देखो अगर एक कॉइल को गोल 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 आप घुमा रहे हो तो किसी भी टाइम पर अगर शुरू में वो कॉइल अगर 0 डिग्री पे था मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो एट टाइम टी जो फ्लक्स होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहें और ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस देखते रहें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये 4 सितंबर 2020 का है, जो कि जेईई मेन में आया था। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहे हैं, देखो एक छोटा सा बार मैग्नेट है, यहां पर एक सोलेनॉइड है और इस बार मैग्नेट को ऐसा इस सोलेनॉइड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। और हमको बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी से डाल रहे हैं तो बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, हाँ कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। जब ये मैग्नेट एंटर हो रहा है, जब ये मैग्नेट कंप्लीटली अंदर है और जब बाहर निकल रहा है, ए बी सी, ऐसी 3 सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन कैसा होगा। तो आप देखो जब अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिचुएशन बी में ये फ्लक्स कांस्टेंट है और सिचुएशन सी में ये फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ए और सी में फ्लक्चुएशन आएगा, बी में नहीं आएगा। और वो फ्लक्चुएशन जो आएगा ए और सी दोनों केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो सही जवाब इसका होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है। तो पहले सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 10/√π सेंटीमीटर is placed perpendicular to a uniform magnetic field 0.5 Tesla. Magnetic field is decreased to 0 in 0.5 second at steady rate. Induced EMF in the circular loop at 0.25 second. अब देखो इसका कोई मतलब है नहीं है सच। वो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि फ्लक्स होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो B मल्टीप्लाइड बाई A हो जाएगा। तो अगर बहुत स्टेडी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हो जाएगा A मल्टीप्लाइड बाय माइनस dB बाई dt। लेकिन ये dB बाई dt मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट, ये तो कांस्टेंट है ना। तो हम यहां पर सीधे सीधे एरिया की वैल्यू डालेंगे, जो कि हो जाएगा पाई 10/√π का स्क्वायर, 10/√π। ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में होगा इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसका स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज था, फाइनल वैल्यू थी 0, इनिशियल वैल्यू थी 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, मतलब कि 0.5 ही आ जाएगा, 0.5/0.5, ठीक है। ये ऐसा तो स्क्वायर करने पर पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, यहां पर अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, मतलब 10⁻⁻2 वोल्ट, 10⁻⁻2 वोल्ट, जो कि हो जाएगा कितना, 10 मिली वोल्ट, है ना। ये है 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ एरिया 25 हैज रेजिस्टेंस 10. Square loop is placed in a uniform magnetic field of magnitude 40. Plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. Work done in pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1 second. अब देखो जब ये लूप ऐसा बाहर निकल रही होगी, ये देखो यहां मैं बना देता हूं, ऑल राइट। ये ऐसा लूप जब ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकल रहा होगा तो इसमें कुछ करंट डेवलप होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा परपेंडिकुलर है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये तो हो जाएगा BLV, है ना।
और अगर मैं पावर पूछूं तो पावर कांस्टेंट होगा, वो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होगा जो पावर इसमें डेवलप होगा। तो हमको वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क होगा, चूंकि पावर कांस्टेंट होगा तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय टी, ये होना चाहिए, ठीक है। अब चलो वैल्यूज डालते हैं। तो देखो लूप का एरिया कितना था, एरिया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेंथ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और क्या लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है कितना, 40 टेस्ला, ठीक है। टाइम है 1 सेकेंड। तो अगर हमको वेलोसिटी देखनी है तो आप देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये लेंथ आप 1 सेकेंड में खींच के निकाल ले रहे हो, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। आई थिंक हो गया, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, अलग पेज पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम बोलेंगे वर्क होगा 40 का स्क्वायर, चलो सारा कुछ एक साथ लिख लेते हैं ना, 40 और क्या था लेंथ 5 इंटू, चलो यहां लिख लेते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और क्या वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर SI यूनिट में, ठीक है। टाइम तो सीधे सीधे 1 सेकेंड डाल देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे। रेजिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस है 10। ये पूरी कैलकुलेशन हमको करनी है। तो देखो यहां पर आएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर 5 पावर 4। अब यहां से 100 मिलेगा और 10, तो एक 10 मिल जाएगा यहां से, और 10 पावर 8 माइनस 8, राइट, 10 पावर माइनस 8 इधर आया, ठीक है, -4 एंड -4, 10 पावर माइनस 8, और यहां पर से हो जाएगा हमारा 10 2 और 1 10 मतलब कि ये ओवरऑल हो जाएगा 10 पावर माइनस 7, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10 पावर माइनस 3 के आसपास आ गया क्या, 10 पावर माइनस 3 जूल, तो इफेक्टिवली 10 पावर माइनस 3 जूल आ गया वर्क, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बार मैग्नेट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग लूप। अब ये देखो बार मैग्नेट है, ऐसा इस कंडक्टिंग लूप में जा रहा है। अगेन जब ये कंडक्टिंग लूप में जा रहा है तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसको कम करने की कोशिश करेगा, है ना। और फिर जब ये बार मैग्नेट इससे बाहर निकलने लग जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर इससे कम होने लग जाएगा, तो ये जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बीच में जो L/V टाइम था उस टाइम तक तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो शुरुआत में ऐसा अपोज कर रहा है तो नेगेटिव, और बाद में ऐसा पॉजिटिव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेंजेस लॉ का सिंपल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज्ड लूप। If magnetic field reduces linearly to 500 Gauss in next 5 seconds, then induced EMF। अब देखो induced EMF मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एरिया मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली 0 हो जा रहा है। अगर एरिया निकालने बैठोगे इसका तो एरिया देखो कितना होगा, 16 इंटू 4, ये पूरे इस रेक्टेंगल का एरिया हुआ,
उसमें में से इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया, और ऐसे यहां पर ये ट्रायंगल आइडेंटिकल है, इसका एरिया माइनस करो तो ये एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 इंटू 2/2, 4 और 4 -8, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये होगा इफेक्टिवली 64 - 8 मतलब 56, तो 56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया। इसको डेल्टा बी बाई डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। देखो डेल्टा बी 500 - 1000 गॉस, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा, लेकिन हम लोग मॉड वैल्यू देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 56 इंटू 10⁻⁻4 एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी का वैल्यू 500 गॉस हुआ, 500 गॉस को 500 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला लिखेंगे। नीचे आओगे, अगर डेल्टा टी की वैल्यू डालोगे तो डेल्टा टी है 5, तो देखो ये 5 तो चला जाएगा और 10⁻⁻6 आएगा, 56 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या ये 56 माइक्रोवोल्ट आएगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इस बार हमारे लिए कितनी आ गई, 56 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्लाइडर ऐसा मूव कर रहा है और हमको बताना है कि ये दोनों ही लूप्स में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, R1 और R2 में। तो इसको एक अलग पेज पर अच्छे से देख लेते हैं। आप देखो, अगर स्लाइडर कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये स्लाइडर, ठीक है, और स्लाइडर में कलर भी भर लेते हैं। यहां पर रेजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस था R1, ये वाली है लूप 1, और यहां रेजिस्टर था जिसका रेजिस्टेंस था R2, लूप 2, ठीक है। दोनों ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था। तो आप देखो, जब स्लाइडर इधर जा रहा है तो लूप का 1 का एरिया कम हो रहा है। अगर लूप 1 का एरिया कम हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आना चाहिए, और इसका मतलब करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज। लूप 2 में आओ, लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसलिए जो ये स्लाइडर है इसके मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा आना चाहिए, बाहर की तरफ, जिससे इसको कम कर पाए, इसको अपोज कर पाए, राइट। तो करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसलिए अगर हमको किसी ने पूछा तो हम बोलेंगे I1 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड I2 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 7, a wire of length 1 meter is moving with a velocity of 8 meters per second at right angle to a magnetic field of 2 Tesla. Magnitude of induced EMF between the ends of the wire will be, we already know that if we have a wire of length L moving in a direction perpendicular to its length and a magnetic field of magnitude B is applied in a direction perpendicular to the plane of the wire एंड द वेलोसिटी, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता था, क्या ये BLV आता था? अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो लेंथ 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला और वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो जवाब हो जाएगा हमारे लिए 16 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमको थोड़ा टाइम लेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन जल्दी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ईएमएफ ऑफ 0.08 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हेल्ड नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला व्हेन मूव्स विद द वेलोसिटी। तो अभी अभी हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है BLV, E इज इक्वल टू BLV। तो वेलोसिटी अगर निकालना है तो E बाय BL। ऑलराइट, E की वैल्यू कितनी, 0.08, B का वैल्यू कितना, 0.4, लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, सब कुछ SI यूनिट में लिखेंगे। ये नीचे हो जाएगा 0.04, तो इसलिए हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सारा कुछ हम लोगों ने SI यूनिट में लिखा था और इसलिए हमको जो आंसर भी मिला वो किस में मिला, SI यूनिट में 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट, magnetic field in a region is given by B is equal to B naught x upon A k cap.
A square loop of side D placed with its edges along x and y axis. The loop is moving with a constant velocity v is equal to v naught I cap. EMF induced in the loop is. अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें है क्या। पहली बात तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसी है, b इज इक्वल टू बी नॉट एक्स अपॉन ए के कैप, ऐसा लिखा हुआ था। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो लीनियरली x के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर मैं ये लूप जिसके लिए हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था, अगर ये लूप किसी समय पर मैं देखूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लेते हैं यहां पर है x का वैल्यू x नॉट, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डी, एक्स नॉट प्लस डी। ऑलराइट, अब देखो अगर मैं ये वाला लेंथ को 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, 1 देन 2 देन 3 और 4, तो देखो ये वायर 3 और 4 जो ये सेक्शन है ना, इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ ये हमको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो इनके पैरेलल ही है। लेकिन 2 और 4 में इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग देख सकते हैं। जो E2 में आएगा, ये 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मैग्नीट्यूड बी नॉट एक्स नॉट प्लस डी अपॉन ए, है ना। तो E2 मैं बोल दूंगा, चलो यहां लिख देता हूं, E2 ये हो जाएगा बी नॉट एक्स नॉट डी एक्स नॉट प्लस डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी ना, तो इसको वी नॉट कर देते हैं, वी नॉट। और ये वायर 1 के साथ में E1 जो था वो था बी नॉट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे एक्स नॉट डाल देंगे तो एक्स नॉट अपॉन ए डी मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। इन दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे को अपोज करेगी और इसलिए नेट ईएमएफ जो होगा वो E2 माइनस E1 आएगा। अगर इनका आप डिफरेंस लोगे बच्चों, अगर इनका आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आई थिंक इसमें से चला जाएगा तो एक्स नॉट चला जाएगा, बी नॉट डी स्क्वायर वी नॉट अपॉन ए, ये आ जाएगा E, ठीक है। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का, बी नॉट डी स्क्वायर वी अपॉन ए, है ना। कौन सा ऑप्शन है ये, बी नॉट डी स्क्वायर वी अपॉन ए, ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड इन x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 रीजन, ठीक है। मेटालिक सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। t is equal to 0, center of the ring is at x is equal to -1. What will be the value of induced EMF in the ring at t is equal to 1 second? Assume that velocity remains constant. देखो यहां था क्या, ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर x की वैल्यू 0 है, x is equal to 0। शुरुआत में एक लूप था t is equal to 0 पर जिसका रेडियस था 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर था, 1 सेंटीमीटर था, 1 मीटर, ठीक है। इसका सेंटर शुरू में -1 पर था, x इज इक्वल टू -1, ऑलराइट, x इज इक्वल टू -1। ये ऐसी सिचुएशन थी शुरू में, ठीक है, ये था x इज इक्वल टू -1, तो ऑब्वियसली ये इसको टच कर रही होगी इस इंटरफेस को। x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चूंकि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी तो ये सेंटर यहां पे आ चुका होगा। एग्जैक्टली इसका आधा पोर्शन, ये आधा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में था और ये इस तरीके से v वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो ये ए बी
का हमको मालूम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो ए और बी के बीच में हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय बी करना था, है ना। तो ये तो हमने थ्योरी में सीखा हुआ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 2r, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी देख लो, 1 टेस्ला। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, आई थिंक 2 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया हमारे लिए 2 वोल्ट, ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर्म पीक्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज एक्टिंग फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to b. Identify the graph showing the variation of different quantities with distance, flux, EMF and power dissipated. अभी देखो आप क्या करना था इसमें कि अगर इस तरीके से मैं बना दूं आपके लिए, ये है x is equal to 0, ये है x is equal to b और ये है x is equal to 2b। तो जब तक ये स्लाइडर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b के लिए जा रहा होगा, ये स्लाइडर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b, ऐसा। तो इस हिस्से के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो होगा, अगर ये वाली लेंथ को मैं L बोल दूं तो फाई हो जाएगा B इंटू एल इंटू एक्स। ऑल राइट, ये है फ्लक्स कब, फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो क्या ये लीनियरली इंक्रीजिंग है? फॉर x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b, ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और वापसी आते वक्त भी ऐसे ही, और फिर x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू 0 के लिए लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा, इवेंचुअली 0 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ बनाऊंगा ना, फ्लक्स का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फाई मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, पहले लीनियरली इंक्रीज होगा, फिर ये कांस्टेंट रहेगा इधर आते वक्त के लिए, और फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर लीनियरली डिक्रीज होगा। ये तो हमारा होना चाहिए फ्लक्स। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, जो कि हो जाएगा बी एल माइनस साइन के साथ में डी एक्स बाई डी टी। तो पहले यहां पर स्लोप बेसिकली इसका ग्राफ ना, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी फाई बाई डी टी पहले कांस्टेंट है और पॉजिटिव स्लोप है तो नेगेटिव ईएमएफ होगा, फिर 0 होगा, और फिर यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन करके माइनस साइन लगाओगे तो पॉजिटिव ईएमएफ होगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। तो देखो ये जो है ये तो है हमारे लिए फ्लक्स, ठीक है, ये क्या है फाई, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले कांस्टेंट था, और उसके बाद में फिर 0 हुआ और फिर से कांस्टेंट हो गया, लेकिन पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव। और ये है पावर, इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, और यहां ई 0 था तो यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये होगा पावर डिसिपेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, और ये था हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, ये 1 सितंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया है, क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं इसमें हमको क्या करना है। लिखा हुआ है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20, रेजिस्टेंस 1 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द कांस्टेंट स्पीड v0। ठीक है,
right arm of the loop is in uniform magnetic field of 5 Tesla. Field is perpendicular to the plane of the loop and is going into it. The loop is connected to a network of resistor, each of value 4. What should be the value of V naught so that the steady current of 2 milliampere flows in the loop? देखो मोशनल ईएमएफ की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाएगा BLV, और इसलिए जो करंट होगा वो होगा BLV अपॉन R इक्वलेंट। या फिर हमको निकालनी थी, क्या निकालनी थी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी V नॉट मैं बोलूंगा I मल्टीप्लाइड बाय R इक्वलेंट अपॉन BL। ऑल राइट, सबसे पहले R इक्वलेंट निकालते हैं। देखो ये 4 और 4 सीरीज में 8, और ये भी सीरीज में 8 और 8 पैरेलल में हो जाएगा 4, और साथ ही साथ लूप का रेजिस्टेंस 1 ओम था, तो R इक्वलेंट कितना? 5। R इक्वलेंट है 5 ओम। करंट की वैल्यू भी हमको गिवन है कितनी? 2 मिली एम्पेयर, तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर करंट है। मैग्नेटिक फील्ड हमको कितना था? मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला और लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला और लेंथ है 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। ऑल राइट, ये वैल्यूज डाल देते हैं, तो यहां से हमको V नॉट मिल जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 20 इंटू 10 पावर माइनस 2, और क्या? मैग्नेटिक फील्ड 5 है ना। तो ये हो गया 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि इफेक्टिवली 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन डी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे थे? 12। देन 13 भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब फिर से देखो एक लूप है, फिर से इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? BLV। यहां पर एक पूरा सर्किट है, तो अब सबसे पहले तो सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहां पे देखो ये नेटवर्क हमको क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये पूरा हमको सेटअप दिया हुआ है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है, वो एक रेजिस्टेंस के नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये लूप ऐसा राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। स्पीड कितनी? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे अगर हमको ये इस लेंथ का रेजिस्टेंस 1.7 ओम है, तो हमको करंट निकालना है इस लूप का, ये हमको ऐसा बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2/1 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस को इसको तो हटा दो, इसको हटा दोगे तो 2 और 2 4, और 4 और 2 पैरेलल में 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, ये हो जाएगा। तो हमको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1.7 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 2 8 अपॉन 4 प्लस 2 6, 8/6, ठीक है। तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगा 1.33 ना, 4/3। तो क्या इसको लगभग 3 ओम कर सकते हैं? 3 ओम। R इक्विवेलेंट हमने ले लिया 3 ओम। अब जो करंट होगा लूप में, करंट की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे BLV अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना, BLV अपॉन R इक्विवेलेंट। ऑल राइट, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए अगले पेज पर जाएं, यही हो जाएगा, देख लेते हैं। 1 लेंथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में तो रेजिस्टेंस था 3। तो देखो 5/3 इंटू 10 पावर माइनस 4 आएगा, तो क्या इसको मैं
500/3 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर कर सकता हूं। अब 500/3 वैसे तो 167 आएगा, पर क्लोजेस्ट आंसर हमको 170 गिवन है, तो 170 माइक्रो एम्पेयर इसको कर सकते हैं। 170 माइक्रो एम्पेयर। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड, ठीक है, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर एक रॉड रोटेट कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको वैसे तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको मालूम होगा भी, पर फिर भी अब यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो मैं ये आपके लिए थोड़ा सा डिराइव कर देता हूं। हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करोगे क्या आप, अगर एक रॉड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ऐसा एक रॉड है मान लेते हैं, अगर एक पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, तो आप देखो उस पॉइंट से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, है ना, इस तरीके से लीनियर वेलोसिटीज रहेंगी, ठीक है। अगर मैंने हिंज पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ है dx, ठीक है, एक छोटा एलिमेंट जिसका लेंथ है dx, तो इस एलिमेंट के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा DE, वो मैं बोल सकता हूं B, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ dx, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी जो कि हो जाएगी ओमेगा टाइम्स x। यहां से b ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx हम लोग कर देंगे 0 to L, तो हमको E की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हो जाएगा b ओमेगा L²/2, और यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद रखो, क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, b ओमेगा L²/2, b ओमेगा L²/2 कहां है, b ओमेगा L²/2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल लिखा हुआ है, डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली एट अ पॉइंट अबव द डिस्क away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disc will rotate in the direction opposite to the same direction. ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, उसी डायरेक्शन में घूमेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और टेम्परेचर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने लेंजेस लॉ तो पढ़ा है, अगर डिस्क का टॉप व्यू देखें तो ऐसा होगा, जिस रीजन में वो मैग्नेट था वहां पे क्या होगा कि उस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा। जैसे ये मैग्नेट आप ऐसे दूर लेके जाना शुरू करोगे तो इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लग जाएगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये डिस्क उसी ओरिएंटेशन में घूमेगा, ये मैग्नेट को फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो पहली बात कि अगर हम लोग देखें तो डिस्क जो है वो उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रोटेट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज रही बात कि टेम्परेचर का क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर राइज करेगा ऐसा लिख करके ऑप्शन बी में लिखा है नॉट रोटेट, यहां नॉट रोटेट लिखा है, तो ये दोनों है, वो तो गए गलत। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं, इसका सही ऑप्शन तो ऑप्शन बी है, लेकिन आप खुद से बताना मुझे कमेंट्स में कि टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं एक हिंट दे देता हूं, यहां पर कुछ एडी करंट भी आएगा, है ना, तो अब सोचना टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, और बहरहाल इसका आंसर तो ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Here a coil is placed in a magnetic field B as shown in the figure. A current is induced in the coil because B is. अब देखो क्या हुआ कि यहां पे कॉइल में जहां से आप देख रहे हो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसा।
एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहा होता और कम हो रहा होता, डिक्रीजिंग, तो इसको सपोर्ट करता, या फिर एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहा होता और बढ़ रहा होता तो उसको अपोज करता। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास लेंजेस लॉ के हिसाब से, पहला आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, ये तो सही है। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं रहेगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल गलत है। आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम नहीं है, गलत है। आउटवर्ड है तो अगर समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आकर के उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। In question number 17, we have an elliptical loop having resistance R and semi-major axis A and semi-minor axis B. Okay, if the loop is rotated about the x-axis with angular frequency omega, average power loss in the loop due to Joule's heating effect is. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, सपोज यू हैव अ लूप, ऐसा एक लूप है और इस लूप का सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ ए और बी है, तो इसका एरिया बच्चों, एरिया होता है पाई ए बी, और ए की वैल्यू बी के इक्वल रख दोगे, सर्कल बन जाएगा, तब हो जाता है पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ये लूप को इस तरीके से आप घुमा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर t इक्वल टू 0 पर कोई एंगल नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में किसी टाइम पर एंगल ओमेगा टी हो जाएगा। अगर मैंने t वो टाइम को, t इक्वल टू 0 वो टाइम को मान लिया जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऑलराइट, अगर मैंने किसी इंस्टेंट पे पावर पूछा तो आप बोलोगे ई स्क्वायर अपॉन आर, मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ऐसा साइनोसॉइडल पावर के बारे में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है ना, ऐसा साइनोसॉइडल पावर का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में साइन स्क्वायर का एक टाइम पीरियड में एवरेज जो होता है हाफ आ जाता है, तो इफेक्टिवली ये मिल जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r, और ए की वैल्यू ये वाली डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा बी पाई ए बी एंड ओमेगा इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2r। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ना, ए में तो नीचे 2 मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहां लिखा हुआ है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट व्हेन अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस r is placed inside a large circular loop of wire of side length l. The loops are coplanar and their centers coincide. अब देखो म्यूचुअल फ्लक्स phi12 ये होता है M12 मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक है, तो अगर मुझे M निकालना है एक तरीके से तो phi अपॉन I कर देंगे, वेयर phi इज phi12 म्यूचुअल फ्लक्स, राइट, और I। ठीक है, अब मैं करना क्या चाहता हूं कि इस वाली लूप में मैंने अज्यूम कर लिया बड़ी लूप में करंट है I, इसके सेंटर पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं, और चूंकि ये रेडियस बहुत कम है इस लूप का, तो मैं पूरे सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड को सेम मान करके फ्लक्स निकाल लूंगा और फिर फ्लक्स अपॉन करंट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये मेरा प्लान है, चलो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ये ऐसा मैंने लूप बना लिया, इस लूप में अगर मैं इस तरीके से डायगोनल्स बना दूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री
और ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक सेक्शन ए बी नहीं, चलो इसको ये वायर 1 बोल देता हूं मैं। इसकी वजह से मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा B1, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये वाली लेंथ, ओवरऑल लेंथ कितनी थी L, ये ओवरऑल लेंथ थी L, तो ये लेंथ हो जाएगी L/2, और उसके अंदर sin 45 प्लस sin 45 मतलब 2 टाइम्स sin 45, है ना। अब देखो हर वायर का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखो तो इनटू द प्लेन ही आएगा, इनटू द प्लेन सेंटर पे, है ना, इनटू द प्लेन, आराम से आप देख सकते हो। और इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई L आएगा, इधर 4 तो चला गया, और यहां पर 4 आएगा, और sin 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2। ऑल राइट, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब सेंटर पे जो छोटा सा लूप पड़ा हुआ था उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया πr², और इसलिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट हम लोग देखें तो बस ये करंट वाला टर्म ड्रॉप कर दोगे आप, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय πL मल्टीप्लाइड बाय πr², और यहां से भी पाई और पाई तो हमको कैंसिल होता हुआ सा दिख रहा है, ये पाई जाएगा, ये भी पाई जाएगा, तो फाई अपॉन आई, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, वो हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट r² अपॉन L। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2√2 म्यू नॉट r² अपॉन L है, ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगेन वही क्वेश्चन, थोड़ा सा पैकेजिंग में फर्क है। बीच में जो लूप थी वो सर्कुलर नहीं थी, ऐसा स्क्वायर लूप थी। आप देखो क्वेश्चन कैसे कितने मिलते जुलते से आते हैं। ये 2023 में आया था, ये 22 में। तो फिर से सेंटर पे बड़ी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हम पीछे वाले क्वेश्चन से ही बोरो कर लेते हैं। अभी निकाला, कितना आया था, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई L, ठीक है। तो ये हो गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई L, और ये छोटी लूप का फिर से एरिया स्मॉल l बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा L²। तो हमारे लिए फ्लक्स जो होगा छोटी लूप के साथ एसोसिएटेड वो हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई स्मॉल l² अपॉन पाई L। और अगर इसी फ्लक्स को करंट से डिवाइड कर दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट स्मॉल l² डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स कैपिटल L। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज m is equal to 2√2 म्यू नॉट स्मॉल l² डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल L। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, करेक्ट आंसर इसका कौन सा पाई L नीचे चाहिए था हमको, 2√2 म्यू नॉट l², ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question, question number 20. In this question, time taken by the magnetic energy to reach 25% of its maximum value when a solenoid of resistance R and inductance L is connected to a battery. तो देखो एनर्जी जो स्टोर होती है वो तो आप क्या लिखते हो, हाफ Li²। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, हाफ L मैक्सिमम करंट का स्क्वायर। यहां से E अपॉन E नॉट 1/4, 25% मतलब 1/4 लिखा हुआ है, ये होगा I अपॉन I नॉट का स्क्वायर, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू I नॉट बाय 2। फर्दर वी नो दैट करंट इन एन LR सर्किट इज गिवन बाय I, जो कि है I नॉट बाय 2, इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E पावर माइनस T अपॉन टाउ। ऑलराइट,
तो बस यहां से e पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये हो जाएगा कितना 1/2 या फिर माइनस टी अपॉन टाउ हो जाएगा माइनस ln2। तो टाइम मिल जाएगा टाउ टाइम्स ln2। टाउ होता है L/R। L/R नेचुरल लॉग ऑफ 2 इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा लिखा हुआ है, फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ठीक है, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स एंड एन आइडियल बैटरी विथ ईएमएफ 9 वोल्ट। करंट आई जस्ट आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड। अब देखो ये एक डीसी एलआर सर्किट है। ऐसे सर्किट के अंदर अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने स्विच क्लोज किया तो होता क्या है, जो इंडक्टिव आर्म होती है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करती है तुरंत। यहां से तुरंत तो कोई करंट नहीं जाएगा, धीरे धीरे करंट ग्रो करेगा, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर इन दोनों आर्म से करंट क्या होगा, 0। एट t इज इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। यहां पर अगर करंट I2 बोल दूं, यहां पर करंट I1, तो सारा का सारा करंट t इज इक्वल टू 0 पर जाएगा कहां से, ये वाले पाथ से। तो इसका मतलब करंट हो जाएगा E अपॉन 2R, मतलब 9/2 इंटू क्या 4 ना, 2 इंटू 2 4, या फिर 2.25 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके अंदर भी देखो लिखा हुआ है मेटालिक क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज मूविंग। चलो साइड लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है कितना 0.5 टेस्ला। वेलोसिटी भी गिवन है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसका वो साइड जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा BLV। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा BLV, मतलब ये हो जाएगा 0.5 इंटू 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना ये 1 हो गया, 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट, तो 150 मिली वोल्ट, ये हो जाएगा 150 मिली वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 150 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Conducting circular loop is placed in XY plane in presence of magnetic field. All right. If radius of a loop is 1, induced EMF in the loop at time t is equal to 2 second is n pi v. Value of n is. तो क्या इस लूप का जो एरिया है उसको पाई इंटू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के कैप बोल सकते हैं, XY प्लेन में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर है 3t स्क्वायर आई कैप, सॉरी 3t स्क्वायर जे कैप ना, जे कैप प्लस 3t क्यूब है। ऑल राइट, 3t क्यूब जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप। तो फ्लक्स बच्चों किसी भी टाइम पर इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, और डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई t स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये मैग्नीट्यूड में तो डी फाई बाई डी टी के इक्वल मिल जाएगा, माइनस साइन तो हम डालते हैं लेंजेस लॉ के लिए, अपोज करता है तो क्या ये 6 पाई टी हो जाएगा, और टी का वैल्यू आपने 2 सेकेंड डाल दिया तो ये हो गया 12 पाई वोल्ट्स, और इसलिए एन की वैल्यू हो गई कितनी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। In question number 24, we have a coil of resistance 8 ohm. Magnetic flux due to external magnetic field varies with time as phi is equal to 2 by 3 9 minus t square. Value of total heat produced in the coil till the flux becomes 0.
नाउ फ्लक्स इज 0 at a time when 9 minus t square is equal to 0 और t is equal to 3 सेकेंड, है ना। फ्लक्स तो 3 सेकेंड पे 0 होगा, ठीक है। तो हमको 3 सेकेंड तक कैलकुलेशन करनी थी, 0 से 3 सेकेंड तक। आगे सुनो, अगर फ्लक्स ऐसा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी जो कि हो जाएगा 2/3 0 माइनस 2t और एक माइनस साइन, है ना। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया कितना, 4/3t, ठीक है। अब अगर हमको पावर पूछ रहे हैं तो पावर हो जाएगा, यहां से पावर की वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा 16/9 टी स्क्वायर और रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 8, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 9 वॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे लिए किसी इंस्टेंट पे पावर, जो कि ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन है। तो टोटल हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हम कैसे निकालेंगे, पी डी टी को इंटीग्रेट करना चाहिए 0 to 3, तो ये आ जाएगा 2/9 बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी 0 to 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये होगा टी क्यूब, तो मतलब कि यहां पर 3 क्यूब डाल देंगे। ऑल राइट, तो ये 3 क्यूब और यहां पे नीचे 3 क्यूब, तो ये हो गया 2 जूल। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा 2। ध्यान दो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एडवांस में भी मिल सकते हैं। यहां पर आपको डायरेक्टली आप हीट पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखो पावर क्या है ना, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो आपको उससे इंटीग्रेट करके ही टोटल हीट निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड XY completes the circuit as shown in the figure. The plane of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 Tesla. If resistance of the circuit is 5 ohm, the force needed to move the rod in direction as indicated with a constant speed of 4 meter per second will be multiplied by 10 power minus 3 Newton. All right, चलो डिस्कस करते हैं। देखो EMF जो इंड्यूस होगा इसमें वो हो जाएगा BLV, और इसलिए करंट जो होगा वो होगा BLV अपॉन R, ठीक है। इस करंट की वजह से अब देखो इसमें करंट जो डेवलप होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा BIL, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा I की वैल्यू डाल दोगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। इतना ही एक्सटर्नल एजेंट अगर फोर्स लगाए तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाएगा। तो बस ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ऑल राइट, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेंथ अगर हम देखेंगे तो लेंथ थी कितनी, 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। वेलोसिटी थी 4 और रेजिस्टेंस इस सर्किट का था 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली कितना होगा, देखो 10 पावर माइनस 4 तो मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये 15 15 और 4 बन जाएगा 3, 15 3 और 4, ठीक है। तो 12 12 और 15 180, तो 180 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन, ये आ गया। अगर यहां पर पावर -3 है तो आप 18 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन।
तो ये आंसर हो गया हमारा 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ही है ना? हाँ, लिखा हुआ है एन एसी जनरेटर, अ रेक्टेंगुलर कॉइल of 100 turns each having area 14 into 10⁻² meter square is rotated at 360 revolution per minute about an axis perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude 3 Tesla. Maximum value of EMF produced is, सबसे पहले तो ओमेगा जो है वो 360 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, मतलब 360 इंटू 2π/60 रेडियन पर सेकेंड होगा। सही बात है? और ये देखोगे तो ये कितना आ गया, 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। आगे सुनो, हमको एरिया गिवन है 14 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये तो ऐसा यूनिट में है। मैग्नेटिक फील्ड भी सॉर्टेड है, 3 टेस्ला गिवन है, ये भी ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 100, ठीक है। अब देखो, अगर एक कॉइल को गोल 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 आप घुमा रहे हो, तो किसी भी टाइम पर अगर शुरू में वो कॉइल अगर 0 डिग्री पे था मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो एट टाइम टी जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो होगा NBA cos ओमेगा टी। ऑलराइट, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस साइन लगाओगे, तो हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो हो जाएगी NBA ओमेगा। ठीक है, अब बस हमको ये NBA ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहां से E मैक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 100, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 3, उसके बाद में एरिया 14 इंटू 10⁻², और ओमेगा, ओमेगा कितना 12 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमको बोला कि 22/7 डाल देना, तो 22/7 डाल देते हैं। ठीक है, देखो ये 100 और ये 10⁻², ये तो गया, छोड़ो। 7 14, यहां पे 2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा 72। तो हमको कैलकुलेट करना है 72 और 22, इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, यही आ जाएगा। तो करते हैं, यहां लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, तो ये होगा 4 14, यहां पर भी आएगा 1 4 4, ये कितना आएगा 4851, यही आंसर हो जाएगा 1584, है ना। 1584 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla with its plane perpendicular to the field. Somehow the radius of the loop starts expanding at a constant rate of 1 millimeter per second. Magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 2 centimeter will be, और दैट टू आंसर आपको माइक्रोवोल्ट में देना है। तो आप ऐसे समझो कि एक अगर लूप है तो उसके साथ में एसोसिएटेड फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया πr²। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट पर ये एरिया इज चेंजिंग, रेडियस अगर बदल रहा है और एरिया बदल रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, वो d∅/dt के इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। बच्चों मैं माइनस साइन ड्रॉप कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा 2b/r dr/dt। b पाई मैंने ऐसे ही लिख दिया, r² का डिफरेंशिएशन 2r dr/dt। ऑलराइट, अब क्या करना है, बस वैल्यूज ही डालनी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना 0.4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई कितना होता है 3.14। ऑल राइट, रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर।
और dr/dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो इसको 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं मैं। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी मुझे, ठीक है। ये सारा कुछ SI यूनिट में लिखा तो वोल्ट में आएगा। तो चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 × 2 4, 4 × इसको भी मैं 4 लिख लेता हूं और इसको 3.14, यहां से एक 10⁻⁻1 आया, 10⁻⁻2 10⁻⁻3, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 वोल्ट आया। अब देखो अगर ये 443 रहा होता तो 16 × 3 48 आता, तो 4 3.14 है तो थोड़ा सा बढ़ के 50 के आसपास आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 वोल्ट या फिर 50 माइक्रो वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना है? 50 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर an inductor and a resistor are connected in series with a battery of EMF E represents the maximum rate, ये वाली चीज EA/2B represents the maximum rate at which the energy is stored in the magnetic field. The numerical value of B/A is. देखो एनर्जी जो होती है हाफ Li² होती है क्या? तो dE/dt एनर्जी के स्टोर होने का रेट चार्जिंग के दौरान, मतलब जब करंट की ग्रोथ हो रही थी, तो ये हो जाएगा L/2 2I dI/dt। चलो ये भी ठीक है। अब क्या, एक इंडक्टर में करंट की ग्रोथ इस तरीके से होती थी, I = I0 1 - e⁻t/τ, है ना। चलो अगले पेज पर लिख लेते हैं। मैंने बोला कि देखो dE/dt, ये तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके निकाला था, 2 और 2 चला गया, Li dI/dt आएगा, Li dI/dt, ये सॉर्टेड है। तो I तो हमने लिख लिया I0 1 - e⁻t/τ, dI/dt क्या होगा? dI/dt अगर देखोगे तो I0, यहां पर ये माइनस साइन के साथ में है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और -τ यहां आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं I0/τ e⁻t/τ। ठीक है, तो dE/dt ये आ जाएगा, ये I और I0 की वैल्यू डाल दोगे तो ये हो जाएगा L I0² अपॉन टाउ, उसके बाद में इधर आएगा dI/dt, dI/dt का वैल्यू डाल देंगे, चलो ठीक है। हाँ, I0 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो I0² अपॉन टाउ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहां पर e⁻t/τ मल्टीप्लाइड बाय 1 - e⁻t/τ। क्लियर है? अब इसको हमको मैक्सिमाइज करना था, और मैक्सिमाइज करने से पहले पहले भी I0 क्या होता था? E/R होता था, और टाउ क्या होता था? टाउ होता था L/R, टाउ होता था L/R। ये वैल्यूज अगर हमने यहां पर डाल दी तो चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने एक्सप्रेशन ढूंढ लिया, dE/dt ये हम लोगों ने एनर्जी ढूंढा था, और EMF को, चलो एनर्जी को E से डिनोट किया है तो EMF को मैं E0 से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/L/R, और उसके बाद में E0 का स्क्वायर अपॉन R², ठीक है। e⁻t/τ
1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये पूरा का पूरा तो हो गया बच्चों ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो ये वाली चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, पर मुझे इसको डिफरेंशिएट करने का मन नहीं कर रहा। कौन डिफरेंशिएट करे, बहुत लंबा है। पर आप देखो दो वैल्यूज का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये चीज मैक्सिमाइज हो जाएगी जब ई पावर टी माइनस टी अपॉन टाउ, और चलो यहां पर एक टर्म है पूरा जिसको मैं इस पूरे प्रोडक्ट को मैं बोल देता हूं लेट्स से एफ। तो फॉर एफ टू बी मैक्सिमाइज्ड e पावर माइनस टी अपॉन टाउ शुड बी इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और यहां से e पावर माइनस टी अपॉन टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी और इसका भी। तो ये 1/2 ये 1/2 हम बोल देंगे de बाय dt का मैक्स ये हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, 1/2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 25, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 50। तो यहां से अगर एक्चुअल एक्सप्रेशन देखें तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 50। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 50, तो हमको b बाय ए बोला, b बाय ए कितना हो जाएगा 50/2 मतलब 25। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 25। देन क्वेश्चन नंबर 29, यहां हमको बोला है एज पर द गिवन फिगर इफ di बाय dt इज इक्वल टू -1 एम्पियर पर सेकेंड देन द वैल्यू ऑफ VAB एट दिस इंस्टेंट विल बी। तो चलो इस ओपन सर्किट में KVL लगाने की कोशिश करते हैं। ए से हम चल रहे हैं तो देखो VA माइनस करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस साइन के साथ, माइनस यहां पे होगा L di बाई dt, तो 6 और di बाई dt की वैल्यू कितनी है -1। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -12, यही हो जाएगा VB के इक्वल। तो VA माइनस VB 12 इंटू 2 है ना, यहां पे करंट है कितना 2, तो 24 माइनस साइन के साथ और 12 माइनस साइन के साथ 36 प्लस साइन के साथ 6, तो -30 इधर रहेगा तो इधर आके 30, तो ये हो गया 30 वोल्ट। तो इस सवाल का जवाब हमको जो मिला वो है 30 वोल्ट। करेक्ट आंसर इसका 30। ठीक है, और अब देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लिखा हुआ है इफ द गिवन सर्किट द करंट थ्रू बैटरी 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच S विल बी। अगर ये स्विच को क्लोज किया तो ये वाली आर में करंट तुरंत तो कितना हो जाएगा 0, इसको ब्लॉक कर देगा, तो पूरा का पूरा करंट ऐसा जाएगा, तो 2 और 4 सीरीज में आ जाएंगे और इसलिए करंट आ जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 2 + 2 2 + 4 मतलब ओम, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 एम्पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो करीब करीब 1 घंटा 8 मिनट 1 घंटे 10 मिनट में 30 क्वेश्चन मैंने समराइज कर दिए। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को क्रिस्प रखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हो उसको, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, तो मैंने इसको क्रिस्प रखने की कोशिश करी है, जल्दी करने की कोशिश करी है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो मैंने मान के रखा था कि आपको आते हैं, ठीक है, और आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है तो इसलिए इसको जल्दी ख़त्म कर दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा और बेहतर हो गया होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।